रियासत दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और ये फिर जमीनों की खरीदो फरोख्त का शौक फरमा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से देखने का मौका मिला है। वो फरमा रहे थे कि हमारे अरकान की तादाद जो है 188 और 190 के करीब पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि उस मंडी में उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया है। चौधरी शुजात साहब ने जरदारी साहब का दिल तोड़ दिया है। उन्होंने तो परवेज इलाही साहब का साथ देने का कर दिया। जो कुछ हुआ था चौधरी परवेज इलाही के साथ, अपना हाथ तोड़वाने की अदाकारी करते रहे, ऑस्कर विनिंग अदाकारी करते रहे। जो वज़ीर खजाना है वो तसल्ली दे रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, मईशत को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रही है मईशत, सही समत में है। इक़्तिदार छोड़ दे और इनके हवाले कर दे, ये आकर संभालें। हुकूमत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि ये वक्त नहीं है अब हुकूमत में रहने का। अगर इमरान खान आते हैं तो इतनी बड़ी तबाही आएगी जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। आपको अवाम का दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा, आप इस्तीफा दो ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एमक्यूएम इक़्तिदार के लिए क्या क्या कुछ करती रही है। इसराइल में हुकूमत बनने जा रही हो ना, इनको मिस कॉल आए, ये बेशरम वहां भी जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में जारी नए जमहूरी ड्रामे की। डॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है और इसे औकात में लाने वाले तजर्बाकार मंजर से गायब क्यों हैं। खबर यह है कि जिन्हें राहबरी का दावा है वो गलतियों से, माजी से, अवामी पैगाम से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। डॉलर की रिकॉर्ड बुलंदी, स्टॉक मार्केट की मंदी खतरे की घंटी बजा रही है और हुकूमत सियासत बचने के चक्कर चला रही है। शोर यह मचाया जा रहा है कि सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत क्या है खुलकर अवाम के सामने आ चुकी। पीडीएम जमातों का कहना था इमरान खान सिलेक्टेड है, नाअहल है, नालायक है। महंगाई की वजह पीटीआई हुकूमत की करप्शन है। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पीडीएम जमातों के ये सारे के सारे इल्जाम दुरुस्त मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं कि पीटीआई ने अवाम को सेहत कार्ड की सहूलत देकर मईशत पर जुल्म किया। लंगर खाने, पनाहगाहें बनाकर एहसास प्रोग्राम के 12,000 अवाम में बांट कर सरकारी खजाने को जाया किया। इस इल्जाम को भी सच जानते हैं कि आखिरी दिनों में अवाम के लिए पेट्रोल और बिजली सस्ती करके आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। लेकिन सितम यह है कि इमरान खान को गलत, बिल्कुल गलत कह भी दें तो गुजारा नहीं हो रहा। तजर्बाकार आ गए हैं लेकिन अवाम के दुख बढ़ गए हैं। मईशत से लेकर सियासत तक कुछ भी इन तजर्बाकारों के काबू में नहीं। इस कारकर्दगी पर सवाल उठाएं तो जवाब मिलता है इमरान खान। आप नून लीग से पूछें, पीपल्स पार्टी की राय जान लें या फिर मौलाना से फतवा लें, एक ही जवाब मिलेगा, इन सारे दुखों की वजह इमरान खान है। पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, वजह इमरान खान। बिजली क्यों महंगी है, इसके पीछे भी इमरान खान। डॉलर क्यों नए रिकॉर्ड बना रहा है, जी ये किया धरा भी इमरान खान का है। अच्छा जी, ये भी मान लिया, लेकिन सवाल सादा है हुजूर, फिर आप किस मर्ज की दवा हैं। मरीम नवाज कहती रहीं कि इन्हें इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं, लेकिन आपने इनके जलसों की तकारीर उठाकर देख ली, इमरान खान के नाम से शुरू और इमरान खान के नाम पर खत्म। यही मामला था। बिलावल के लबों पर गर्दान इमरान खान, नवाज, शहबाज, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान सब भी यकजुबान कराची के शहरी बारिश के पानी में डुबकियां लगाएं, नालों में गिरकर जाने गंवाएं। वज़ीर आला सिंध से इस अंधेर नगरी का जवाब मांगा जाए तो भी नारा मस्ताना बुलंद करते हैं कि इसकी वजह भी है इमरान खान। अपनी अपनी मोहब्बतों के हाथों मजबूर कुछ तजर्बाकार ये भी मुत्तहिदा हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल जब किया जाता है कुछ तजियाकारों से, तो वहाँ से भी यही इमरान खान पर तबर्रे की गिरदान सुनने को मिलती है। अब ये रोना और कितनी देर तक रोना है। 30 साल से सियासत पर आपका कब्जा रहा, रावी चैन लिखता रहा, मान लिया कि 3 साल तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। क्या अब अगले 30 साल तक इसका रोना ही रोते रहना है या यही नोहा पढ़ते जाना है या फिर आगे भी बढ़ना है। मान लें सांप निकल गया है, अब बता दें कि कितनी देर लकीर पीटनी है, क्योंकि आपके इस रोने को आवाम नहीं मान रही। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में सिलेक्टेड को इलेक्टेड करके इसने जवाब दे दिया। अब 18 साल के वोटर्स की नासमझी का चूरन बेचा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ राहबरी के दावेदार मईशत को बीच मंझदार छोड़कर पंजाब हुकूमत बचाने के चक्कर चला रहे हैं। रियासत दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और ये फिर जमीनों की खरीदो फरोख्त का शौक फरमा रहे हैं। हम माजी से कब सबक सीखेंगे, कब ये सिलसिला रुकेगा, आइन के नाम पर आइन से खिलवाड़ का ये खेल कब बंद होगा, इसी से आगाज करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूर हकीम साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये तो लग रहा है कि अब फिर पंजाब में नई मंडी लग रही है। जी, इस मंडी की जो है हम आवाज़ें सुन रहे हैं। जनाब जो हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से देखने का मौका मिला है।
वो फरमा रहे थे कि हमारे अरकान की तादाद जो है 188 और 190 के करीब पहुंच रही है। अगर उनका कोई एक रुकन भी बढ़ रहा है, उनके जो मतलूबा जो 168 और जमा ये 15 और जमा ये 5 ये जनाने मिलाने के बाद वो अगर 190 होते हैं तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि अगर वो बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस मंडी में उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया है और उनको पता चल गया है कि उनके इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, अगर वो भी हमारे हक में आ जाते हैं 2 सीटें हमारी बढ़ जाएंगी, वो इसलिए 190 कह रहे हैं। नहीं हो सकता है जी, सब कुछ उनके हक में आएगा, क्यों नहीं आएगा उनके हक में? हर चीज़ उनके हक में जा रही है, हवा उनके हक में जा रही है, फिजा उनके हक में जा रही है, और जो है मुक्तदरा उनके हक में जा रही है। अदालतें उनके बारे में जो भी फैसला आ रहा है, अदालतों के बारे में भी सवाल उठ रहा है कि जनाब वो क्या किस तरह के फैसले आ रहे हैं जो सिर्फ इनको ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इनको रिलीफ मिलता है 1 मिनट में, 1 मिनट में ये जाते हैं, पेश होते हैं, सारे मुकदमात में एक साथ ज़मानत हो जाती है। ये सारा कुछ हो रहा है। और बाज़ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, 12-12 साल भी उन्होंने जेलों में गुजारे, कई लोगों ने कई बरस गुजार दिए, कई लोगों ने जो है एक लंबा अरसा गुजारा। फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी उसका वो देते हुए, बेल लेते हुए कि जनाब ये केस ही कुछ नहीं था, और ये जो है इनको बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। आज भी खेल हो रहा है और खेल जो है चल रहा है। ये मफादात का गेम है, रियासत के सतून टकरा रहे हैं, हम तमाशबीन बन नहीं सकते। हमें पता है कि पाकिस्तान बदतरीन हालात का शिकार होने वाला है, और हम ये कहते हैं कि हुकूमत को अलग हो जाना चाहिए इस सारे खेल से, इसलिए कि अगर उनके उठाने का बोझ नहीं है तो। अच्छा लगानी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, चंद चीज़ें और भी हैं जो मैं चाह रहा हूँ आरफीन के सामने रखते हैं। आरफीन, एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान जिसका कल आपने भी तस्करा किया था, वो 5-7 बंदे गायब होने का, वो अब ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही मामला चला गया है। इसके साथ चौधरी शुजात साहब ने जरदारी साहब का दिल तोड़ दिया है, उन्होंने तो परवेज़ इलाही साहब का साथ देने का कर दिया, अब वो मामला भी खत्म हो गया। अब बी प्लान का ये कहा जा रहा है, जो नून लीग की तरफ से खबरें चल रही हैं ज़राए से, कि जी हंगामा रही होगी, हम टोलियों की सूरत में आएंगे, अंदर लोगों को नहीं आने देंगे, यानी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो आपको लगता है कि ये अब मामला इसी तरह से गड़बड़ के साथ, यानी जो हमने देखा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ ने किया था वही सलूक अब उनके साथ उल्टा नून लीग करेगी? तो भाई आपने अगर कांटों की फसल बोई है तो उसमें से आम कहाँ से निकलेगा? जो आपने किया था वही ज़िंदगी आपको लौटा रही है, ठीक है, फिर क्यों शोर शराबा। दूसरी बात, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात अज़राहे तंज फरमाई। मैं चाह रहा था कि इस मौके पर मैं अपनी मुनहनी सी आवाज़ से इस पे मोहर तस्दीक सब कर दूं कि इमरान खान के नाम अमाल में 3 नेकियां मेरे हिसाब में मौजूद हैं। एक तो उनका रोड टू मक्का प्रोजेक्ट था, जो उनसे क्रेडिट कोई भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तानी हुज्जाज को फैसिलिटेट करने के लिए ये इमरान खान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा था, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। 3.5 साल में इमरान खान की कारकर्दगी को बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व करने के बाद महज कुछ चीज़ें ही हैं जो उनका क्रेडिट हैं, बाकी तो सब डिस्क्रेडिट हैं। लेकिन जो क्रेडिट है उसको मेरा ख्याल है कि बावाज़ बुलंद बताना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपने फिर तबर्रा किया उन तज्जियाकारों पर जिनमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं यूथी या तज्जियाकार नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं सफाई पेश करता चलूँ। जी। दूसरी बात, ये जो एहसास प्रोग्राम के बारे में आपने बात की 12,000 रुपये, मैं ज़ाती तौर पर ऐनी शाहिद हूँ इमरान खान के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में कुछ ऐसी नादार और गरीब फैमिलीज़ का कि जिनको 12,500 रुपये की ये जो रकम थी, उस फैमिली को उन्होंने यानी यूँ ऐसी सपोर्ट दी, ऐसा सीधा खड़ा किया कि वो हाथ उठा उठा करके आखिरी दिन तक दुआ देते रहे। मैं ज़ाती हैसियत में चश्मदीद गवाह हूँ। ठीक, तो उस 12,000 का इस 2,000 रुपये के सो कॉल्ड सपोर्ट से कोई मवाजना नहीं हो सकता। अच्छा, अच्छा, अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पर, जो आप कह रहे थे कि पंजाब असम्बली में जो कुछ होने वाला है। पंजाब असम्बली, बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है। मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था, अगर आपको कुछ करना है पाकिस्तानी सियासत में, किसने कब किसका हाथ रोका है, और वो जैसे कि आपको अभी सुनने के लिए मिला कि हवाएं अभी गुरुकुल की तरफ से चल रही हैं और कहीं और जा रही हैं, तो अभी तो इस वक्त आप जो चाहें कर सकते हैं। आपका फरमान इस वक्त हुक्म है, तो आप जो चाहें अपने ख्यालात को जामा दें। लेकिन क्या ज़रूरत थी कि गला फाड़ फाड़ करके और आप जो है वो
इस तरह की जो है वो ज़ुबान दराजी करें ताकि इसका नोटिस ले लिया जाए, और अब नोटिस ले भी लिया गया। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, जी अगर तो स्क्रिप्ट में यही लिखा है तो फिर नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया, ये भी आपको बता दूंगा। क्योंकि आपने देखा था ना वहाँ वो जो कुछ हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, जी दुनिया की कौन सी ताकत ने उनको उनकी पिटाई होने से रोक लिया था। उसके बाद फिर जो आखिर में उन्होंने ड्रामेबाजी की, पायोडीन लगा करके और अपना हाथ तोड़वाने की अदाकारी करते रहे, ऑस्कर विनिंग अदाकारी करते रहे, जो लोगों ने कहा कि उनकी बद्दुआई लग गई और 5 खिलाड़ी जो है वो नून लीग के आउट हो गए। लेकिन फिर भी उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 22 को होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो शायद अब हम वो मंजर ना देखें, अल्लाह करे कि अब वो दोबारा मनाजिर हम ना देखें। पुलिस आ रही है, जनाब फलाह को बुलाया जा रहा है, लड़ाइयाँ और धक्कम पेल और लोग जख्मी हो रहे हैं, बस बहुत हो गया मेरा ख्याल है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को देख रही है, उसके अहकामात हैं। अच्छा, अब लगारी साहब, अगर हम अवाम की बात करें, ये सियासत जो है ज़ाहिर है कि लोगों का इससे ताल्लुक है, हुकूमत साजी होती है, लोगों की हुकूमत है, उनके मसाइल हुकूमत ने हल करने हैं, लेकिन अब कोई तवज्जो नज़र आ रही है आपको? जिस तरह डॉलर, हमने कल बात की, आज भी डॉलर नया रिकॉर्ड बना रहा है, 240 पर जा रहा है आम मार्केट में, यानी आपने अगर कोई बाहर से ख़रीदारी करनी है तो 240 पे एलसीज खुल रही हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, मईशतदान हैं, वो कह रहे हैं कि दवाइयाँ या पेट्रोल, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है इस वक्त, उनके लिए भी मसला बना हुआ है कि ख़रीदारी के लिए ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जबकि हमें जो वज़ीर ख़जाना है वो तसल्ली दे रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, मईशत को कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल ठीक जा रही है मईशत, सही समत में है। अब मैशत जो है वो तेज़ी से लुढ़कती हुई नीचे की तरफ जा रही है, ये तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था। और हम जो है वो अपने ही पड़ोसी मुल्क साउथ एशियन एक और मुल्क श्रीलंका के पीछे खड़े हुए हैं, और वो जिस तेज़ी से लुढ़का है हम उसी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर दिवालिया होने के बाद की सूरत हाल में हुक्मरान अशराफिया तो शायद उनके लिए भागने का मौका होता है, जहाज़ खड़े होते हैं, सदर भाग गया, उसका भाई एक और था वज़ीर, वो भी भाग गया, और लोग भी भाग जाएंगे, अशराफिया के लोग भाग जाते हैं, भुगतने के लिए अवाम रह जाते हैं। हमने इस सरजमीन पर रहना है, इसी मुल्क में रहना है, इसी जगह पर रहना है और लाइन में लगना है। हमें मालूम है जो कुछ आगे का मंजरनामा हमारे सामने, जो सियासी इस्तेहकाम सेलेक्टर्स ने सेलेक्टेड को सेलेक्ट करके किया था, वो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता बढ़ता अब इस सूरत हाल पर आ गया है कि मुल्क दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, और इसका खमियाजा भुगतना। हम तारीख़ में अपनी बात रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जिस तरह से आरटीएस मशीनों को बिठा कर इनको लाया गया था, अब ये एक और फ़िज़ा बनाई गई है, बाकायदा एक फ़िज़ा बनाई गई है कि जिसके नतीजे में ये इलेक्शन जीतते हुए यहाँ पर हर चीज़ रौंद डालें। मैं अब भी ये कहता हूँ कि हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत और इक़्तिदार छोड़ दे और इनके हवाले कर दे, ये आकर संभालें, वरना लोग ईंटें लेकर चल रहे होंगे इन्हीं हुक्मरानों के जो आज हुक्मरान हैं इनके पीछे। और इसका अगर ये ख्याल है कि इमरान खान को छोड़ देंगे तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि ईंटें लेकर लोग उनके पीछे भी भाग रहे होंगे, जो सारे सियासी अदम इस्तेहकाम के जितने भी मोहरे हैं जी, उन सबको लोग देख लेंगे, लोग भुगतेंगे। जिन लोगों की दीवारें मजबूत हैं और जो खारदार तारों में रहते हैं, वो तो खारदार तारों में रहते हैं, उनको कौन कुछ कह सकता है। लेकिन जो लोग खुले आम रहते हैं और खुली दीवारों के साथ रहते हैं, और रोड पर और सड़कों पर और गलियों में और कूचों में और झुग्गियों में और कच्चे घरों में और कच्चे कोठों में जो रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को जितना सख्त, तंग और तल्ख बनाया जा रहा है, और बनाने के मंसूबे हो रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है अवाम ने भुगतने हैं। अच्छा, लेकिन आपको एक बात का मैं ज़रूर बता दूं, तारीख आगे की तरफ बढ़ रही है, ज़िगज़ैग बढ़ रही है, और उसका जो है रवां एक साथ जैसा नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तारीख आगे की तरफ बढ़ रही है और आगे ही बढ़ रही है, और आगे जो इनकलाब आएगा वो हुक्मरान तबकात के लिए नहीं आएगा जी, हुक्मरान तबकात को ये रौंदता हुआ आएगा इनकलाब, और तो ये अभी वक्त है होश के नाखून ने सब मिल बैठकर कोई हल निकालें। आरिफीन, लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, पहले भी थी, ख़त्म तो नहीं हुई थी, नहीं दोबारा बढ़ गई है, और शायद सिर्फ इलेक्शंस का इंतजार किया जा रहा था। 40 रुपये फी यूनिट तक बिजली जा सकती है, ये अब कहा जा रहा है। गैस की कीमतें भी अभी बढ़ानी है, IMF की मजीद शराइत माननी है, तो क्या हालात होंगे फिर? ये मुश्किल फ़ैसले मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ा सराहा जा रहा है कि जी मुश्किल फ़ैसले हैं, जो भी करना पड़ा इस मुल्क के लिए हम करेंगे। हाँ, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं वो क्लिप मैंने भी देखा है, उससे मुझे ये कह लेने दीजिए कि मिफ्ता इस्माइल की कन्विक्शन झलकती है
आप उसमें 100 कीड़े निकालें, लेकिन मैं उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। लेकिन दूसरी बात यह कि उस कन्विक्शन की कीमत एक आम आदमी को चुकानी है, और ये वो कीमत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली करके। तो कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लें। 40 रुपये क्या, 140 रुपये भी होगा तो ये बेहिस अवाम लाइन में लग करके जमा कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप टेंशन न लें। लगारी साहब आपको जिस इनकलाब से डरा रहे हैं, वो इनकलाब इंशाअल्लाह ताला किसी और माशरे में आता है, वो महज़ब मुल्कों में आता है, महज़ब माशरों में आता है, अक़वाम पे उतरता है। हम कौम नहीं हैं, हम गुमराह लोगों का एक जम्मे गफ़ीर हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप निकलेंगे किसी के लिए तो यकीन जानिए आपको रौंद करके ये मजमा आगे बढ़ जाएगा और घर जा करके पॉपकॉर्न खाएगा, सीटी बजाएगा। आप भी ये गलती मत कीजिएगा। ये सब जोल जाल करने की, इनकलाब वगैरह, ये किसी और मुल्क, किसी और माहौल, किसी फ़िज़ा में होता है जहाँ तालीम होती है, शऊर होता है, आगही होती है, ज़िंदगी की बुनियादी रिवायात से लोग जो है वो वाकिफ़ होते हैं। ये हम जैसे रेवड़ जो होता है, हम जैसे रेवड़ पे इस किस्म की कोई चीज़ का नुज़ूल नहीं होने का। 40 रुपये नहीं, 140 रुपये भी यही लोग लाइन। आरफीन, आपका अपनी जगह अंदाज़ा है, लगारी साहब अपना। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि उस तरफ हालात ही ना जाएं, इतने बुरे हालात ना हो, लेकिन बहुत मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे PDM इजलास की अंदरूनी कहानी असल में क्या है। वो जो खुशगपियाँ थीं या बड़ा अच्छा माहौल था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, असल कहानी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। आपने PDM का इजलास देखा, मनाजिर देख के कहकहे लग रहे थे, लेकिन अंदर क्या हुआ, किस तरह निस्बतन छोटी जमातों ने क्या शिकायतें की कि जी बड़ी जमातों की सियासत हमें तबाह कर रही है, वोटर हमारा मुहासरा करते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनको तसल्लियाँ क्या दी। वो कहा जी महंगाई ये जो है ये कम होगी, डॉलर भी नीचे आएगा, लेकिन उस इजलास के बाद आपने देखा डॉलर मजीद ऊपर चला गया। तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। शहबाज शरीफ साहब की मजबूरी आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि मजबूरी है, इसलिए पैसे मांगने आए हो। तो वही बात उन्होंने की, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी है। और इनके अपने लोग जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर हैं हाफिज़ अब्दुल करीम, वो मुआविन खुसूसी भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के काबीना का हिस्सा हैं। वो कहते हैं जी इस वक्त बेहतर यही है कि हुकूमत छोड़ दें। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों का एलामिया तो मुश्तरका है कि हमने वक्त पूरा करना है, मगर अक्सरियती राय यही थी जो मेरी है। ये सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने बाकायदा इंटरव्यू में ये बात साफ साफ कही है और कहा कि समझा जाता था नून लीग का गढ़ है लाहौर, वहाँ पर भी इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई। लगारी साहब जो बात आप कर रहे थे, इसका मतलब है कि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये वक्त नहीं है अब हुकूमत में रहने का। नहीं, जो लोग हैं बैठे हुए एक इत्तेहाद में, वो तो नहीं छोड़कर जा रहे हैं। ये मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप इस सूरत हाल में, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकले। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान आते हैं तो इतनी बड़ी तबाही आएगी जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए चाहता, लेकिन फिर भी हमदर्दी इनसे ये है कि ये उस सारे गंद को जो इमरान खान ने 3.5 साल में फैलाया, वो इतना ज़्यादा है कि उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दें। वो फिर उन्हीं को दे देंगे, जनाब आप संभालो और जो कुछ करना है। उसने क्या करना है, उसने पॉपुलरिटी को बरकरार रखने के लिए आते ही शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, बाकी लोगों को गिरफ्तार करना है, जेलों में डाल देना है और कहना है कि देखो जी मैं यही कर सकता था, यही कर रहा हूँ, पहले भी उन्होंने यही किया, अब भी यही करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास एहतसाब पे कोई पैमाना होता तो हम कह देते हैं। एहतसाब के लिए अगर यही रह गए थे जो अभी हमारे सामने आए थे और जिसने के लिए एक खातून ने अपना जाकर सारा कुछ बताया है, तो ये सूरत हाल तो हमने देख ली है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है और जो लोग इस हालत में, मुक्तदरा के जो लोग इस हालत में सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, और हमारी सिविल सोसाइटी जिस तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, जो लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है और बहुत से दोस्त इस बात से नाराज़ होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को देने के लिए सवाए तबाही के। जो 3.5 साल थी वो उससे आगे और ज़्यादा, ये उसी का तसलसल है जो इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको छोड़ देना चाहिए। सही, अब 100 दिन हो गए हैं आरफीन, तो ये जो जिसको कह रहे हैं गंद हम क्यों उठाएं, इत्तेहादी बोल रहे हैं, काबीना के अरकान बोल रहे हैं, टीवी पर आकर बोल रहे हैं, तो ये तो 100 दिन में तो और ज़्यादा बुरा हो रहा है। यानी जितने दिन ये गुजारेंगे कहेंगे जी वो 3.5 साल का था, तो अब 300 दिन गुजर गए हैं, तो और ज़्यादा बुराई सामने आ रही है। तो फिर ये शुरू में ही छोड़ देते हैं। अब भी किसी इत्तेहादी ने इस्तीफा दिया? किसी इत्तेहादी ने इस्तीफा दिया? नहीं।
किसी इत्यादि ने इत्याद से निकलने के लिए बात कर दी कि बस अब मैं जा रहा हूं, अब मुझसे नहीं होता। ये सेनेटर साहब तो बोल रहे हैं अपनी गाड़ी के आगे झंडा लगाने के लिए ये लोग अपने जमीरों को 1500 बार बेचते हैं। भाई को खुदा का खौफ करो, इतनी मुश्किल से दिहाड़ी लगी है। ये जो अभी आप जिनका नाम ले रहे थे सेनेटर साहब फलाना फलाना, ये ऐसे ही सेनेटर बन गए होंगे। सेनेटर बनने की अमाउंट पता है आपको? करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं सेनेटर बन के, फोकट में नहीं बनता है सेनेटर। कई करोड़ रुपए तो सिर्फ एमएनए बनने के पैसे होते हैं। और ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये कौन सा ढका छुपा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 25 से 30 करोड़ रुपए हमारे एमएनए को, एमपीए को दे करके और तुर्की भगा दिया। तो भाई ये करोड़ों की दिहाड़ी कौन छोड़ेगा? अपनी गाड़ी के आगे झंडा लगाने के लिए एक छोटा सा लीडर क्या कुछ नहीं करता। आप सोच रहे हैं कि ये वजीर आजम के साथ बैठ करके ये लाओ लश्कर, ये एंजॉय करना, ये प्रोटोकॉल देखना, ये वजीर आजम हाउस में घुसना, ये वहां पे सलामियां लेना, ये लोग तर्क कर देंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टेलीविजन पे आकर के जितना रोना पीटना करते रहें। बात उसूल और नजरियात की अगर है तो आपको, और अगर अवाम का दर्द आपके पेट में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि घुसा पड़ा है, आपको अवाम का दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा, तो आप इस्तीफा दो ना किसी एक आदमी को। एमक्यूएम से इस्तीफा ले लो। एमक्यूएम का हाल ये चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एमक्यूएम इख्तिदार के लिए क्या क्या कुछ करती रही है, क्या आपको नहीं पता? इमरान खान का साथ छोड़ा था कि महंगाई हो रही है, और अब जो महंगाई हो रही है, भाई मैं इन लोगों के बारे में पहले भी कह चुका हूं। अगर पर्टिकुलर एमक्यूएम के बारे में बात करें, इसराइल में हुकूमत बनने जा रही हो ना, इनको मिस कॉल आए, ये बेशरम वहां भी जाएंगे। और बाकी जो दीगर इत्यादि की बात कर रहे हैं, एएनपी ते फलाना ते ठिकाना, उनमें से किसी एक की मिसाल तो लाइए। कोई एक नजरियाती सियासत का जरा सबूत तो देने की बात करे, जिसको अवाम का बड़ा दर्द है। ये सब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फापा कुटनी है। ये बैठ करके कैमरे के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और बंद कमरों में जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं, माफ कर दो। सियासत का इसीलिए बुरा हाल नहीं है। सियासत का बुरा हाल इसलिए है कि इन जैसे जुगाड़िए 2 नंबर लोग जो है ना, वो सियासत में मौजूद हैं, जो कॉम्प्रोमाइजेस की सियासत करते हैं, और ऐसे लोग मेजॉरिटी में हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लगारी साहब जो आरफीन जो बात कर रहे हैं, अगर देखें तो एमक्यूएम से लेकर सारे कहते हैं हम रियासत बचा रहे हैं, हम जमहूरियत बचा रहे हैं, हम मुल्क बचा रहे हैं, हम डिफॉल्ट से बचा रहे हैं मुल्क को। इमरान खान रहते डिफॉल्ट हो जाना था, हमने उससे बचाने के लिए आए थे और हम बचा लिया है मुल्क को डिफॉल्ट से। सुने मेरी बात सुने, अंग्रेज़ों ने डेरा गाजी खान में 9 तुमंदार बनाए थे, जो अपने पास 10,000 की फौज भी रख सकते थे। अंग्रेज़ों ने बनाए थे। लगारी, मजारी, द्रीशक, कैसरानी, गुरचानी, लुंड, सोरी लुंड, टिबी लुंड, खितरान, ये और बुज़दार, ये सारे 9 तुमंदार जो थे, इनके पास सारे इख्तियारात थे, अदलिया के भी और इंतज़ामिया के भी। अच्छा। और फिर इनके ख़ानदानों ने जो लूट मार की थी वो भी सारी इनके पास थी। इन सब के असासे मिलाकर भी हाफिज़ अब्दुल करीम के असासों का एक अशरे अशीर भी नहीं है भाई। एक और पीटीआई का एमपीए है, उसका नाम है हनीफ पिताफी, वो इन सब को ख़रीद कर जाकर कहीं बेच सकता है। उसके पास इतनी दौलत है कि वो अगर इन सबको, लगारियों को, मज़ारियों को, उनके सारे के सारे जायदादों को, प्रॉपर्टीज़ को, अफराद को, लोगों को, सबको ख़रीद कर भी जाकर कहीं बेच दे, तो इतने पैसे हैं उसके पास, और इतने पैसे हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के पास। मेहरबानी करें आप ऐसा ना करें। अच्छा, मुझे जो उन्होंने अपने जमा कराए असासे, जो कराए असासे, वो उन्हीं की तफसील मंगा लें यार। ये लोग खरबपति हैं, अरबपति हैं भाई। अगर वो खुद परेशान है, सेनेटर साहब जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो इतने साहिब सरवत हैं, इतनी दौलत है उनके पास, वो कह रहे हैं कि यार उसके बारे में नूरुल आरफीन ने जो कहा है वो मान नहीं लेंगे आप नहीं मानेंगे वो बात जो नूरुल आरफीन ने कही है। बहरहाल उसी को राय है आरफीन की, बिल्कुल सही साहब ने जो कहा है। एक सेनेटर आकर जो काबीना का हिस्सा है वो आकर रो रहा है कि जनाब बड़ी मुश्किल है, हालात ऐसे, हमें हुकूमत में नहीं होना चाहिए। और ये भाई ये मियाँ बीवी वाले झगड़े हैं, ये मियाँ बीवी वाले झगड़े हैं। 10 बच्चों के बावजूद बीवी रोती रहती है कि सच्चा प्यार नहीं मिला। उमर शरीफ ने कहा था ना, भूल गए? मगर जाएगी नहीं, दिन भर अपनी जो है ना वो खावंद के सर में दर्द भी करेगी और उसके बावजूद छाती पीटती रहेगी। बोलो ना तलाक ले लो, इनसे बोलो, सियासतदानों से तलाक ले लो। एक गाड़ी के लिए, खुदा की कसम, पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी के आगे लगवाने के लिए जो कुछ करते हैं, अगर टेलीविजन पे बताया जा सकता तो मैं बता भी देता। छोड़ दो ना यार, सेनेटर, मुल्क का बुलंद तरीन ऐवान। चले
एमपीए बनना, एमपीए बन करके जो कुछ किया जा सकता है उसका अंदाजा नहीं है। सेनेटर तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर देता है। ब्रेक का वक्त है जी, मैं माफी चाहता हूं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक लगारी सब पे भारी में बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात की। उसमें तिजारत बड़ी अहम है, तो बैलेंस कहां पर है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। पाक चीन दोस्ती की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर दोस्ती भी ज़ाहिर है तिजारत पर होती है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, लगारी साहब से इस बारे में जानते हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान और चीन के ताक़ात ज़ाहिर है उसमें तिजारत बड़ी अहम है। इस वक्त किस तरह से बैलेंस है? पाकिस्तान क्या कुछ चीन को बेच रहा है, चीन से क्या कुछ ख़रीद रहा है? मैं तो आज ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो चीज़ें इंपोर्ट जो करता है चीन से, वो कौन सी चीज़ें हैं और उनकी क्या मालियत है, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो हैं उनके लिए पाकिस्तान को 4 अरब 94 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं चीन से मंगवाने के लिए। और उसके अलावा मशीनरी और जो है अपना जौहरी रिएक्टर और बॉयलर वगैरह जो है, इनकी इंपोर्ट पर पाकिस्तान को 3 अरब 29 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और जो अदविया साजी की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए 1 अरब 95 करोड़ डॉलर खर्च करने होते हैं। और मिनरल फ्यूल्स, ऑयल और ये जो इनकी पैदावार है, इसके ऊपर पाकिस्तान को 1 अरब 49 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है इसके ऊपर 1 अरब 13 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। आयरन और स्टील पर पाकिस्तान को 1 अरब 6 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और ये सब चीन से जो मंगवाया जाता है उसकी बात करूँ। व्हीकल्स, जो गाड़ियां हैं रेलवे के और ट्राम वगैरह के अलावा गाड़ियां जो मंगवाता है पाकिस्तान, उसके लिए 73 करोड़ 39 लाख 80 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। प्लास्टिक्स के लिए जो है पाकिस्तान को 69 करोड़ 24 लाख 70 हज़ार डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। खाद के लिए पाकिस्तान को 64 करोड़ 58 लाख 60 हज़ार रुपये खर्च करने होते हैं। बारीक धागा जो है इसके लिए पाकिस्तान को 56 करोड़ 94 लाख 90 हज़ार रुपये खर्च करने होते हैं। और आयरन और स्टील के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 43 लाख रुपए और 20 हज़ार डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब ये सारी रकम जो है डॉलर्स में है। सही। रबड़ पाकिस्तान को मंगवाना पड़ता है 31 करोड़ 9 लाख 30 हज़ार डॉलर का। और चमड़े साजी के लिए चमड़ा जो रॉ चमड़ा होता है उसकी टेंडरी में जाकर वो सारा प्रोसेस होता है, उसके लिए 30 करोड़ 1 लाख 50 हज़ार जो है डॉलर लगते हैं इन चीज़ों के लिए। मुख्तलिफ धातुओं और अजनास के लिए पाकिस्तान को 28 करोड़ 70 लाख रुपए अदा करने होते हैं। तांबा पाकिस्तान हासिल करता है 7 करोड़ 56 लाख 50 हज़ार रुपये का। खिलौने और गेम्स के और खेलों की चीज़ें जो हैं वह पाकिस्तान मंगवाता है 4 करोड़ 11 लाख 70 हज़ार की। पत्थर, प्लास्टिक, सीमेंट वगैरह 3 करोड़ 72 लाख 25 हज़ार डॉलर। रेशम मंगवाता है पाकिस्तान 1 करोड़ 2 लाख डॉलर का। और मेवा जात 79 लाख डॉलर के चीन से पाकिस्तान मंगवाता है। ये चंद अशिया हैं, लेकिन ये बहुत तवील फहरिस्त है। इसके लिए तो पूरा प्रोग्राम कुछ कमा भी रहे चीन से या नहीं? जी नहीं, पाकिस्तान जो है 20 अरब डॉलर से ज़ायद की पाकिस्तान वहाँ से मंगवाता है चीज़ें और 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान बेचता है। तो आपका खसारा जो है तकरीबन 16-17 अरब के दरमियान का खसारा है आपका। वो तो आपको बहरहाल आप तिजारत खसारी करते हैं। और फ़ायदे की जो आपकी तिजारत है, जो आपसे कमाता नहीं है बल्कि अपनी तिजारत में जो लॉस उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, वो 2 मुल्क हैं, अमेरिका और बरतानिया। तो ये है सूरत हाल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को अमेरिका को गालियाँ नहीं देनी चाहिए या अमेरिका के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करते रहना चाहिए, इसी तरह से करते रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है वो इनफैक्ट तो हमारे ट्रेड में वो हमें फ़ायदा देता है और हमसे लेता कम है जी। तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन हम चीन से भी वो चीज़ें मंगवाते हैं जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। सही, ये इन चीज़ों को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। आरफीन नामा, आरफीन वैसे तो नैब ने बड़ी रिकवरीज की, बहुत कुछ बताया जाता है, अरब हार रुपया जी नैब ने रिकवर किया, लेकिन नैब की अपनी सूरत हाल क्या है? अच्छा, नैब ने जो रिकवरीज की हैं उसका नेशनल एक्सचेकर में दुखूल होने का कोई डॉक्यूमेंट है?
जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनसे वो जो बरतानिया से रकम आई थी वो नेशनल एक्सचेकर में नहीं जाने दिया गया, वो बाकायदा लौटा दिया गया। ये लंबा गेम है। नैब के ऐब खुलकर सामने आने को हैं, लेकिन आज़ाद इदारा इस मामले में मुदाखलत कर रहा है। कल हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में हर इदारा अगर अपनी हुदूद में रह करके अपने काम पर फोकस करे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन शुमी किस्मत के ख्वाहिशात पर यहाँ इदारे नहीं चलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब लाहौर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया। डीजी नैब लाहौर को बुलवाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, एक और बार कह देता हूँ ताकि ज़्यादा जोर पड़े, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को भी बुलवाने की बात की गई थी। और ये तमाम बातें इस वजह से हुई थी कि वो जो खातून थी तैयबा गुल, जिन्होंने अपने साथ वो होने वाली मामलात पर लबकुशाई अभी की, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान दौर में उनके साथ, उनके शौहर के साथ क्या सलूक किया गया। चेयरमैन नैब की तो खुली वीडियो भी मौजूद है, अगर उनको लटकाना हो, उनको सज़ा देनी हो तो वही काफ़ी हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि नज़रिया ज़रूरत जब तक यहाँ फल फूल रहा है, PCO जिंदाबाद, तो तब तक ये हो नहीं सकता। तैयबा गुल की जानिब से संगीन इल्ज़ामात के बाद साबिक चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब ने, उनकी तमन्ना थी कि उनको तलब किया जाए और ये भी धमकी दी गई थी कि अगर वो नहीं आए तो उनको गिरफ्तार करवा के लाया जाएगा। लेकिन जनाब, तरकीब नंबर 313, यहाँ जो काम आप नहीं कर सकते हैं, अदालतें पार्लिमानी कार्रवाई ज़रूर कर सकती हैं, मुदाखलत अलबत्ता नहीं कर सकती, लेकिन तरकीब नंबर 313 के ज़रिए से ये काम यहाँ पर हो गया। मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड बता दूं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वाइल बीइंग चेयरमैन नैब, उनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझसे किसी ख़ास मुद्दे पर, चलो मुद्दा भी बताता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमने बड़ा शोर डाल रखा है, हमें घर जाकर के बड़ी सुननी पड़ती हैं, हमारी बेगम तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखती हैं, ये आमिर कियानी और ये जो परवेज़ खटक है, इनके हवाले से तुमने बड़ा रौला पाया हुआ है, हमें 3 महीने का टाइम दे दो, क्योंकि ये लोग करते क्या है, ये लोग अदलिया को बीच में ले आते हैं। अब मुझे पता है, मैं खुद एक जज रहा हूँ कि यहाँ अदलिया की तरफ से जब कोई काम होता है ना तो बड़ा रफड़ पड़ जाता है। मैंने सर आपको कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा 3 महीने। मैंने कहा 4 महीने दिया, 5वें महीने से आपका नाम स्क्रीन पर लूँगा। उन्होंने कहा डन। 5वें महीने से मैंने रौला पाना शुरू कर दिया। 6ठे महीने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से इमरान खान को कन्विंस करके और एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। जब मैं ऑफिस आया हूँ तो पता चला एक लव लेटर पड़ा हुआ है कि जी फलाने ऑर्डिनेंस की रोशनी में आप नैब और चेयरमैन नैब का नाम नहीं ले सकते। अब आप बताइए, ये इतने फुर्तीले होते हैं ये लोग अपने मामलात के लिए, अपने मफादात के चक्कर में। और पूरे दौरे इक़्तिदार में जब तक इमरान खान मौजूद रहे, हज़रत इमरान खान, तब तक हमने इशारों किनायों में चेयरमैन नैब का नाम लिया, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि जाहिर है कि हमें भी यहीं रहना है। आज़ाद इदारा हमें रौन देगा बुला करके, फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर PAC की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि जी स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, ताहम उन्होंने वारंट जारी करने के इक़दाम से रोक दिया है। दूसरी जानिब एक और रिलीफ नैब को मिला है। नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात को ही बुनियादी तौर पर जो है वो चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 24 जून को कमेटी ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया, और नैब ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ क्या किया था ये भी सुन लीजिए। नैब अफसरान के असासाजात की तफसीलात तलब की थी, यानी नैब दूसरों के ऐब गिनता चला आ रहा है। खुली बात है, 50,000 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, ओवरऑल मीडिया पे अखबारात में कॉलम्स लिखे जाते हैं, लोग वीलॉगर्स बात करते हैं ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि भाई वो इदारा जो सबको अपनी आमदन से ज़ायद असासों में घेर लेता है, वो आपसे बरसों पुरानी ख़रीदी हुई एक बनियान या एक चप्पल की रसीद मांगता है। अब आप कहाँ से बनियान की रसीद या चप्पल की रसीद दिखाएंगे? ज़ाहिर है आपने फंसना तो है, 2 लाख फ़ीसद फंसना है। उस इदारे के अफसरान, उस इदारे के आला उहदेदारान, उनसे कोई इस मुमलिकत में सवाल नहीं कर सकता। और अगर उनके नाम में जस्टिस लग गया, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, फिर उनसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। क्यों? ये सीधा सीधा कौमी मफाद से पंगा लेने वाली बात है। और अगर आपने कौमी मफाद को छेड़ दिया तो आपकी अगली पिछली 700 नस्लें खा जाएंगे, सिर्फ इस चक्कर में कि आप रॉ के एजेंट हैं, आप फला के एजेंट हैं, आपके अकाउंट में वहां से पैसा आ रहा है, मैं यहां से घर में निकलने नहीं पाऊंगा, अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। ये है बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों की असल हकीकत। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।